कहानी का शीर्षक है एक अनोखा प्रायश्चित। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी एक छोटी सी भूल के लिए एक अनोखा प्रायश्चित किया। मुकेश एवं आकाश बचपन के मित्र थे। चंडीगढ़ कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते थे। मुकेश एलएलबी के बाद चंडीगढ़ में ही वकालत करने लगा था। आकाश को भी बीए करने के बाद ही दिल्ली में एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाती है। आज आकाश के बुलाने पर मुकेश दिल्ली जा रहा था, मगर मन में सवाल था कि ऐसी क्या कानूनी सलाह लेनी है जो आकाश ने तुरंत उसे दिल्ली बुलाया है। आकाश बहुत ही सीधा साधा, जरूरतमंदों की सहायता करने वाला इंसान था। यदि कोई झूठे को भी मदद मांग ले तो वो सच्चे को तैयार हो जाता था। तभी तो सब उसे दयावान कहते थे। एक दिन डिपार्टमेंट के काम से एक स्कूल में जाना होता है, जहां उसकी मुलाकात सविता से होती है, जो उसी स्कूल में हिंदी की टीचर थी। सविता भी काफी गरीब घर की थी। उसके भी माँ बाप का देहांत हो चुका था। यहाँ मामा मामी के पास रहती थी वह भी दयालु किस्म की थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं और एक सोसाइटी में फ्लैट लेकर के रहने लगते हैं। आकाश के घर पहुंचकर जैसे ही मैंने घंटी बजाई, आकाश ने ही दरवाजा खोला। आ गया तू मुकेश? हाँ आ गया। अब बता, कैसे याद किया तूने मुझे? आकाश ने कहा, हमें अभी एक वृद्ध आश्रम चलना है। वृद्ध आश्रम? लेकिन क्यों? माता पिता को लेके आना है। क्या कहा? माता पिता को? लेकिन तुम्हारे माता पिता तो... हाँ हाँ जानता हूं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर ये शायद मेरे पिछले जन्म के माता पिता हैं। शायद उस जन्म में उनकी सेवा नहीं की थी मैंने, अब वो कर्ज उतारना है। क्या कह रहे हो तुम? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मेरा दोस्त इतना बड़ा दयावान हो गया कि सेवा करने के लिए किसी और के माँ बाप को अपने माँ बाप बनाकर घर ला रहा है? नहीं, ये बात नहीं है। आकाश ने थोड़ा भावुक होकर कहा। दया करना अब बंद कर दिया है मैंने पूछा, लेकिन क्यों? क्योंकि भरोसा उठ गया है लोगों पर से मेरा। आज किसी के भी चरित्र के बारे में सही सही अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है। एक चेहरे पर एक और चेहरा लगाए आजकल हर इंसान बहरूपिया नजर आता है। अंदर कुछ बाहर कुछ। इंसान को पहचानना इतना आसान काम नहीं है। आज का इंसान बहुत बड़ा अभिनेता होता जा रहा है। एक ही व्यक्ति तुमसे मिलेगा तो राम लगेगा, मुझसे मिलेगा तो श्याम बनकर मिलेगा। मतलब होगा तो तुम्हारे पैरों के नीचे बिछ जाएगा और मतलब निकलने के बाद तुम्हारे पास से यूं निकल जाएगा जैसे जानता ही नहीं। मैंने कहा, क्या हुआ, जरा खुल के बताओ। अब आकाश ने बताया कि ये एक लंबी कहानी है। करीब 5-6 महीने पहले हमारे ऑफिस में निशा नाम की लड़की बरेली से ट्रांसफर होकर आई थी। उसने मेरी ही सोसाइटी में फ्लैट लिया था। नई नई शादी हुई थी उसकी। यही सोचकर हम पति पत्नी देखभाल करने लगे। उसका पति मनोज बड़े प्यार से मिलता था। एक सुबह आया और कहने लगा, मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैं अभी कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर जा रहा हूँ। यहाँ निशा अकेली है, उसका जरा ख्याल रखना। बस फिर क्या था, अपनी आदत के मुताबिक लग गए हम दोनों उसकी सेवा में। तुम्हारी भाभी तो उसे छोटी बहन ही मानने लगी थी। फिर 10-15 दिन बाद पता चला कि निशा के पांव भारी हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई। उसके खाने पीने का भी हम ही ध्यान रखने लगे। फिर एक एक करके 2 महीने बीत गए, पर मनोज नहीं आया। अब तक तो आ जाना चाहिए था। अगर माँ बीमार भी है तो पत्नी भी तो ऐसे हाल में है। सबको साथ रहना चाहिए। और ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतनी लंबी छुट्टी देती है? सविता ने जरा संशय भी जताया। पत्नी माँ बनने वाली है, ये खबर सुनकर भी मनोज नहीं आया। सविता ने कई बार पूछा, मनोज से फोन पर बात होती है ना?
कब आ रहे हैं? माँ की तबीयत कैसी है? मनोज की नौकरी का क्या हुआ? मगर सभी सवालों का गोलमोल जवाब मिलता। एक दिन निशा ने बताया, डॉक्टर ने उसे अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया। सविता ने साथ जाकर 3-4 घंटे साथ रहकर उसका अल्ट्रासाउंड कराया। जब रिपोर्ट आई तब पता चला कि बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, इसलिए कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। अब निशा अपना बोरिया बिस्तर लेकर हमारे ही घर आ गई। अब हर समय निशा का रोना धोना तकलीफ देखकर हम भी मनोज की लापरवाही पर गुस्सा आने लगा। जब भी मैंने मनोज का फोन नंबर मांगा तो उसने यह कहकर नहीं दिया कि वो वहां माँ की बीमारी में व्यस्त हैं, उन्हें क्यों डिस्टर्ब करें। निशा ने बताया, वास्तव में उसके सास ससुर यहाँ आकर रहना नहीं चाहते हैं। इस वजह से बेटा पत्नी को छोड़कर माँ बाप की सेवा में व्यस्त है। खाली जेब माँ बाप की सेवा कैसे करेगा? क्या उसे समझ नहीं आता? अब 3 महीने बाद क्या नौकरी बची होगी? इसी बीच एक दिन निशा की तबीयत ज्यादा खराब होने पर सविता उसे अस्पताल ले गई। वहां उसका अविकसित गर्भ भी चलता बना। पूरा दिन सविता अस्पताल में रही। फिर वो 2-3 दिन हमारे घर ही रही। उसके बाद वो अपने घर चली गई। मगर इतना सब कुछ होने पर भी मनोज नहीं आया। आखिर एक दिन हम दोनों ने पूछ ही लिया कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है? कैसा लापरवाह इंसान है, इतना सब कुछ हो गया मगर वो नहीं आया। इतना सुनते ही निशा एकदम टूट गई। फिर रोते रोते उसने जो बताया उसे सुनकर तो हम दोनों के पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसने बताया कि आज तक जो भी मैंने आपको बताया सब झूठ था। असल बात यह है कि मनोज एक लड़की को लेकर भाग गया है और इस कुकर्म में उसके माँ बाप भी शामिल हैं। क्या? तो अभी तक तुमने हमें क्यों नहीं बताया? अपनी बदनामी के डर से। लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे? आप लोगों को क्या मुंह दिखाती? कोई कार्रवाई की या नहीं की अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया। क्यों? क्यों नहीं किया? अब आगे क्या करोगी? कुछ सोचा इस बारे में? क्या जो आदमी तुम्हें धोखा देकर भाग गया उसके साथ रहना चाहोगी तुम? नहीं, अब कभी नहीं। फिर भाई से बात की है। माँ बाप भी मेरे बुजुर्ग हैं। भाई ने वुमेन सेल में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। केस रजिस्टर्ड होते ही अदालत में सुनवाई शुरू हो जाएगी। तुम्हारे पास रुपए पैसे हैं केस लड़ने को? हाँ, थोड़े बहुत हैं। बाकी तो गोल्ड नगद सब मनोज ले गया। अब कल मुझे घर जाना है। फिलहाल तो जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। हम दोनों को उस पर दया आ रही थी। कैसे बेचारी की सारी जिंदगी कटेगी। मनोज जैसे धोखेबाज पर गुस्सा भी आ रहा था। हाँ, बस कहीं ना कहीं थोड़ी संतुष्टि इस बात की थी कि बच्चा इस दुनिया में नहीं आया। हमने चलते समय निशा को कहा, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन वो अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद उसका फोन आया कि आप लोगों को कोर्ट में गवाही देने आना होगा। तब आप आते समय डॉक्टर से मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेते आना। उसके बताए दिन हम बरेली पहुंच गए। वहां मैंने मनोज से मिलना चाहा तो उसके वकील ने कहा उनका मैसेज आया है, आज वो नहीं आ सकेंगे। खैर, अपनी गवाही दर्ज कराकर हम वापस आ गए और फिर हम 1 महीने के लिए बहन के घर यूएसए चले गए। पिछले हफ्ते जब हम वापस आए और जब मैं ऑफिस गया तो निशा के बारे में जो पता चला उसे सुनने के बाद किसी और पर तो क्या, मेरा खुद अपने आप से विश्वास उठ गया। ये क्या हो गया? किसकी मदद करते रहे हम इतने दिन तक? ऐसा क्या किया उसने? मैंने पूछा। बताता हूँ, पहले कहीं रुककर एक एक कप चाय पीते हैं। मैंने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोक ली। फ्रेंड्स, आगे की कहानी जानने के लिए देखिए और पढ़िए कहानी का अगला भाग, एक अनोखा प्रायश्चित पार्ट 2। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। हमारी और कहानियाँ पढ़ने के लिए लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कृपया जरूर पढ़ें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।